त्यतिखेर 14 वर्ष प्रयोग गर्दाखेरि मेरो यो फोक्सो एकदमै ड्यामेज भएको थियो है। म लगभग त्यो मृत्यु शय्यामा पुगिसकेको व्यक्ति, त्यतिखेर मलाई ड्रग नखाऊ तिमी मर्दैछौ भन्नेवाला कोही पनि थिएन। कुनै फङ्सनमा पार्टीमा जाँदाखेरि मेरो साथीहरूले आफन्तजनहरूले कहिलेकाहीँ भन्ने गर्नुहुन्छ सगुन हो यो त नेपाली संस्कृति हो, थोरै 30 ml त खाँदा केही पनि हुँदैन भन्नुहुन्छ। अनि मलाई चाहिँ यस्तो मनमा लाग्छ 14 वर्ष जुन चिज खाएर झन्डै म ओम शान्ति भए आज त्यही चिज खाऊ भनेर समाजका व्यक्तिहरूले भनेका छन्। मेरो साथीहरूले बेट लगाएका छन् बाजी। मेरो साथीहरू कतिजना सडक दुर्घटनामा उहाँले आफ्नो देह त्याग गरे, कतिजना यही धरानको सुधार केन्द्रमा छन्, कतिजना अझै पनि जेलमा मुद्दा चलानमा फसिरहेका छन्, अझै पनि उहाँहरू कुलत मार्गमा फसिरहेका छन्। तर मेरो सौभाग्य यो धरानको धरनी मेरो जीवनमा अत्यन्तै ठुलो नौलो परिवर्तन र मान्यजनहरू अहिले मलाई यस्तो लाग्छ धनले जीवनमा 1% पनि सुख शान्ति दिनेवाला छैन, किनकि म त्यसको ज्वलन्त उदाहरण। आज कुनै पनि प्रकारको कमी धन दौलतमा हाम्रो घरमा छैन। आजसम्म 10 years भयो मैले ड्रग त टाढे जाओस् है, मैले एउटा सानो सुपारीको टुक्रा पनि मैले टोक्नु परेको छैन र एउटा नयाँ रिजोल्युसन बनाउँछु होइन। भोलिदेखि म छिटो उठ्छु, भोलिदेखि म कम्ती रक्सी पिउँछु या त कम्ती सिगरेट खान्छु, भोलिदेखि म रिस गर्दिनँ क्रोध गर्दिनँ भन्ने खालको रिजोल्युसन बनाउँछ। म समाजमा सुख शान्ति प्रेम र समृद्धिको स्थापनामा सदा तत्पर रहनेछु। म कुनै पनि प्रकारको व्यसन गर्ने छुइनँ र अन्यलाई पनि व्यसनबाट मुक्त हुने प्रेरणा दिनेछु। म प्रकृति र पर्यावरण संरक्षण हेतु श्रेष्ठ योगदान दिनेछु। म वसुदैव कुटुम्बकमको भावनालाई आत्मसात गर्दै मानवताको सेवामा सदा तत्पर रहनेछु। आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, आप तो बहुत अच्छे समाज से, इमोशनल भी, स्थूल भी, yeah. So there is an outside world, there is an inner world. दूसरी बात कहना प्यार से बेटा टीवी पर, वो टीवी तो छोड़ेगा नहीं, तभी तो डांटना पड़ता है ना। आधा घंटे के बाद भी आप उसको कहना और प्लीज फ्रस्ट्रेट नहीं होना। इसका मतलब ये है हम जिस चीज को समाज में प्यार और शांति का कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं उसका लिमिट हमारा आधा घंटा ही है। उसके बाद पता है मम्मी का तो पारा चढ़ जाता है, बीपी चढ़ जाता है। मार्गमा एउटा कुसङ्गमा लागेर आफ्नो जीवनको झन्डै मैले 14 वर्ष ड्रग एडिक्सनमा मैले बिताएँ र समाजमा अत्यन्तै परिचित एउटा परिवारबाट मेरो जन्म भयो, जुन परिवारको एकदमै राम्रो इज्जत र छवि छ। त्यो हुँदा पनि सबै कुराहरूको उपभोग गर्दा पनि धनको पनि कुनै कमी थिएन। त्यो सबै हुँदा पनि शान्तिमा चाहिँ एकदमै अभाव भएको मैले फिल गरेँ। म मात्रै होइन, मेरो परिवार र साथै मैले चिनेका मेरो आफन्तजनहरू बाहिरबाट जति एउटा स्वस्थ अनि बाहिरबाट जति हामी सम्पन्न परिवारका देखे तापनि भित्रबाट कता न कता रिक्त भएको मैले देखेको छु। र त्यसै सन्दर्भमा शान्तिको खोजी गर्ने क्रममा भौतिकको चरम सीमालाई मैले पार गर्दै घुम्ने लाउने फिर्ने खाने जति पनि हामीलाई त्यो दैनिक उपभोग वस्तुहरूको आवश्यकता पर्छ सबै कुरा भोग्दै पनि शान्तिको प्राप्ति भएको थिएन। र एकदमै मेरो लगभग म 20 वर्षको आयु थियो त्यतिखेर, आजभन्दा 10, 12, 13, 14, 15 वर्ष अगाडिको कुरा हो। र त्यतिखेर त्यो सबै कुराहरू भइसक्दाखेरि मैले यस्तो सोचेँ कि जीवनमा केही पनि राम्रो भएको छैन, मैले कसैलाई दुःख दिएको छैन, अझ म त ड्रग एडिक्सनमा भिजेर आफ्नो मैले शरीरलाई पनि धेरै नै ध्वस्त बनाइसकेको अवस्था थियो, मानसिक रूपमा पनि कमजोर। किनकि अहिलेको जुन मेरो यो हुलिया छ त्यतिखेरको हुलिया हेर्दाखेरि सायद हजुरलाई विश्वास लाग्दैन होला, अत्यन्तै ट्रान्सफर्मेसन मैले मेरो जीवनमा ल्याएँ। लामो कपाल, अलिकति आक्रोशित व्यक्ति होइन, कुनै कुरामा पनि एउटा शालीनतापूर्वक त्यसलाई ह्यान्डल गर्ने टेक्निक नभएको कारणले गर्दाखेरि छिटै नै क्रोधित हुने त्यस्तो एउटा बानी बेहोरा संस्कार थियो। र मलाई जब ब्रह्मा कुमारीको यो ज्ञान मैले प्राप्त गरेँ त्यतिखेर मैले त्यो प्राप्त गर्न अगाडि मैले सोचिसकेको थिएँ कि मैले जीवनलाई अन्त गर्नुपर्छ भनेर।
मैले सुसाइड गर्ने प्रयास त मैले पक्कै पनि गरिनँ, किनकि मानसिक रूपमा एकदमै म कमजोर थिएँ। त्यतिखेर नकारात्मक चिन्तन धेरै नै चल्थ्यो र भित्रबाट एउटा वैराग्य वृत्ति थियो। मैले कमाएको धन कहिले साथीले लिएर हिँडिदिने, मैले सापुनी दिएको मान्छेलाई कहिले उसले दिएकै छैन भनिदिने, यस्तो खालको एउटा सामाजिक वातावरणमा जुन एउटा मेरो मित्र साथी सम्बन्धीहरूद्वारा पनि मेरो मन कता कता हट्दै हट्दै गएको अवस्था थियो। र त्यतिखेर कता कता मैले कमाएको केही धनहरू मैले गुमाउन पाएँ र म एकदमै एक्लो भएको मैले फिल गरेँ। त्यो अवस्थामा मलाई जब मेरो मित्र साथीहरूको अत्यन्तै सहयोगको आवश्यकता परेको थियो, त्यतिखेर झनै म एक्लै भएको थिएँ। र त्यो कारणले गर्दाखेरि अब घरमा अलिकति आमा बुवाहरू हजुरलाई थाहा नै छ, जुन एउटा घरमा एउटा युवाले एउटा नौजवानले जब लागु पदार्थ सेवन गर्छ भने त्यो घरको आमा र बुवामा के बित्दछ, यहाँहरूलाई सायद अनुभव छ छैन मलाई थाहा छैन। तर त्यो लगभग 14 वर्षको अन्तरालपछि जब यो भवनमा, यो ब्रह्माकुमारी आश्रममा म पहिलोपटक आएको थिएँ, मलाई लाग्थ्यो यहाँ पूजापाठ गरिन्छ, कसैको खुट्टा ढोग्नु पर्ने होला, भजन कीर्तन गाउनु पर्ने होला भन्ने खालको त्यस्तो वातावरण हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्थ्यो। तर यहाँ आउँदाखेरि मैले, अघि दिदीज्यूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यहाँ आउँदाखेरि मैले एउटा मात्रै शिक्षा के पाएँ भने जसरी आजकलको जमानामा सेल्फीको जमाना छ होइन, हामी सबै सेल्फी खिच्छौँ नि होइन, तर यहाँ आउँदाखेरि पनि मलाई एउटा सेल्फी देखाइदिनु भयो। किनकि मैले कोर्स गर्दाखेरि मैले कम्प्लेन गरेको थिएँ कि दिदी मेरो मम्मी ठिक छैन, मेरो बुवा ठिक छैन, मेरो साथी ठिक छैन, समाज ठिक छैन, नेताहरू ठिक छैन, यी सबै गलत हुन् भन्ने खालको मेरो एउटा मान्यता थियो। यहाँ आइसकेपछि मलाई पहिलो दिन एउटा अनुभूति के भयो भने उहाँहरू त ठिक छैनन् ल, तर तपाईँ कतिको पानीमा हुनुहुन्छ, तपाईँमा पनि त केही न केही नकारात्मकता होला, कमी कमजोरी होला भन्दाखेरि भित्रबाट एकदम सिरिङ्ग भएर आयो। यो त मैले कहिले पनि सोचेको थिइनँ। हामीले अरूलाई हेर्ने दृष्टि एकदमै पावरफुल हुँदो रहेछ, तर आफू भित्र निहाल्ने दृष्टि कम हुँदो रहेछ। दोष दिँदाखेरि हामी यसो गर्छौँ, अर्को दोष दिँदा माथि भगवान्लाई पनि दोष दिन्छौँ, तर यो तीनटा औँला आफूतिर फर्केका सायद हामी कहिले पनि देखिरहेका हुँदैनौँ। ब्रह्माकुमारीले मलाई त्यो सेल्फी देखायो र तपाईँको जीवनमा भएको तपाईँको कमी कमजोरी तपाईँले निकाल्नुहोस्, तपाईँको जीवन स्वतः नै सुध्रिन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। र त्यसमा थप आदरणीय रूपा दिदीजी हुनुहुन्छ, मैले नाम लिन चाहेँ, यहाँ रूपा दिदीज्यूद्वारा मैले कोर्स गर्ने मौका मिलेको थियो। र त्यतिखेर मैले मेरो आफ्नो जीवनको अनुभव दिदीज्यूलाई मैले सुनाउँदाखेरि मलाई याद छ अहिले पनि, आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि माथिको सिटिङ रुममा, किनकि त्यतिखेर एकदमै एक्लोपनको अवस्था, जहाँ मित्रहरू छैनन्, परिवारका आफन्तजनहरू पनि उहाँहरू आफै अशान्तिमा हिँडिराख्दाखेरि मलाई कसरी उहाँहरूले शान्ति दिन सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले त्यो एक्लोपनको महसुस नहुँदाखेरि मैले आफ्नो जीवनको अनुभव कतै पनि सेयर गर्ने मौका पाएको थिइनँ। एक त पैसा पनि गयो, एक त साथीहरू पनि गयो। त्यो हुँदाखेरि मैले दिदीज्यूलाई मेरो सारा जीवनको अनुभव सुनाएँ अनि दिदीज्यूले मलाई एउटा यति मिठो सुन्दर वाक्य भन्नुभएको थियो, अहिले पनि मेरो कानमा गुन्जिन्छ। उहाँले भन्नुभएको थियो, भाइ तपाईँलाई आजसम्म जीवनमा कसैले मद्दत गरेन, केही छैन, तपाईँको मित्रहरू गए, केही पनि छैन, तपाईँको पैसा सिद्धियो, केही पनि छैन, तर तपाईँलाई आजदेखि उपरान्त तपाईँ जो हुनुहुन्छ, जस्तो हुनुहुन्छ, तपाईँलाई सुप्रिम पावर, युनिभर्सल पावरले तपाईँलाई अबदेखि समात्छ। तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ तपाईँले त्यही रूपमा समात्छ। तपाईँ नडराउनुहोस्, तपाईँ त्यो सुप्रिम पावरको हात समाएर हिँड्नुहोस् अनि तपाईँको जीवनमा कस्तो परिवर्तन आउँछ भनेर भन्नुभयो। मलाई लाग्थ्यो त्यो सुप्रिम पावर भनेको कोही राम, कोही लक्ष्मण, कोही सीता, कोही हनुमान, कोही कृष्ण होला, तर उहाँले भन्नु सुप्रिम पावर भनेको निराकार, पोइन्ट अफ लाइट। अघि दिदीज्यूले भनिदिन्थ्यो पोइन्ट अफ लाइट, जो परमधाम निवासी, जसको तपाईँ हामी जस्तो कुनै शरीर छैन, यति मात्रै वाक्य भन्नुभएको थियो। महानुभावहरू, मान्यजनहरू, म नास्तिक प्रवृत्तिको मान्छे, भगवान नमान्ने मान्छे, मम्मीले टिका लगाउँदा पुस्ने मान्छे, किन टिका पुसेको भन्दाखेरि टिका किन यहाँ लगाएको, यहाँ पनि त लगाउन सक्नुहुन्थ्यो नि भन्ने मान्छे म त्यतिखेर। किनकि मलाई प्रुफ चाहिने, प्रमाण चाहिने, टिका किन यहाँ लगाइन्छ त, भगवान्ले यत्रो ठुलो अनुहार दिएको छ, गालामा टिका लगाउँदा कति राम्रो देखिन्थ्यो, यता कानतिर लगाउँदा कति राम्रो देखिन्थ्यो, तर मम्मीसँग त्यो उत्तर थिएन। तर ब्रह्माकुमारीमा आइसकेपछि आत्मा बस्ने स्थान यो हो, आत्मा स्वरूपमा टिका भन्न खोजिएको, आत्मा त जानेन तर टिका लगाएर आफूलाई शरीर सम्झेर नै टिकाइरहेका थियौँ। यो भिन्नता मैले प्राप्त गरिसकेपछि जब सुप्रिम पावरको मैले परिचय पाएँ, त्यसपछि मैले आफ्नो जीवनलाई यस्तो ट्रान्सफर्म गरेँ। त्यसपछि घर परिवारमा एकदमै मैले चाहिँ आजसम्म 10 इयर्स भयो, मैले ड्रग त टाढे जाओस् है, मैले एउटा सानो सुपारीको टुक्रा पनि मैले टोक्नु परेको छैन। जीवनमा परिवर्तन आएको छ र मैले समय हेरिरहेको छु, समयको केही मात्रै बाँकी छ। र त्यतिखेर हामी कस्तो समाजमा बाँचिरहेको छौँ यहाँले सोच्नु होला। त्यतिखेर 14 वर्ष प्रयोग गर्दाखेरि मेरो यो फोक्सो एकदमै ड्यामेज भएको थियो है। म लगभग त्यो मृत्यु शय्यामा पुगिसकेको व्यक्ति, त्यतिखेर मलाई ड्रग नखाऊ 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 तिमी मर्दैछौ भन्नेवाला कोही पनि थिएन।
तर जब मैले ड्रग क्विट गरेँ, एउटा सात्विक प्रवृत्तिको जीवन मैले सुरु गरेँ। कुनै कुनै फङ्सनमा पार्टीमा जाँदाखेरि मेरा साथीहरूले आफन्तजनहरूले कहिलेकाहीँ भन्ने गर्नुहुन्छ, सगुन हो यो त, नेपाली संस्कृति हो, थोरै 30 ml त खाँदा केही पनि हुँदैन भन्नुहुन्छ। अनि मलाई चाहिँ यस्तो मनमा लाग्छ, 14 वर्ष जुन चिज खाएर झन्डै म ओम शान्ति भए, आज त्यही चिज खाऊ भनेर समाजका व्यक्तिहरूले भनेका छन्। मेरो साथीहरूले बेट लगाएका छन्, बाजी कति दिन सेतो कपडा लगाएर हिँड्दो रहेछस्, तेरो 2टा औँलाको बिचमा तैँले सिगरेट च्याप्नै पर्छ भनेर मेरो साथीहरूले बेट लगाएका छन्। अब हजुरहरूले आफै भन्नुहोस्, मैले आफ्नो जीवनलाई चेन्ज गर्ने, म परिवर्तन हुने कि मैले समाजलाई खुसी बनाउने? कस्तो खालको संस्कृतिमा हामी बाँचेका छौँ? मेरो साथीहरू कतिजना सडक दुर्घटनामा उहाँले आफ्नो देह त्याग गरे, कतिजना यही धरानको सुधार केन्द्रमा छन्, कतिजना अझै पनि जेलमा मुद्दा चलानमा फसिरहेका छन्, अझै पनि उहाँहरू कुलत मार्गमा फसिरहेका छन्। तर मेरो सौभाग्य यो धरानको धनी जहाँ आदरणीय नानी मैया दिदीज्यू, उहाँको विशेष ममा एउटा ट्रेनिङ, गडले दिनुभएको ट्रेनिङ, छत्र छाया पालना, म जो हुँ जस्तो हुँ मलाई त्यही स्वरूपमा यो आश्रमले स्वीकारेर यत्रो ठुलो एउटा सङ्गठनले मलाई दुआ र आशीर्वादको बलले मेरो जीवनमा अत्यन्तै ठुलो नौलो परिवर्तन। र मान्यजनहरू, अहिले मलाई यस्तो लाग्छ धनले जीवनमा 1% पनि सुख शान्ति दिनेवाला छैन, किनकि म त्यसको ज्वलन्त उदाहरण। आज कुनै पनि प्रकारको कमी धन दौलतमा हाम्रो घरमा छैन। यो धन दौलत हुँदा हुँदा पनि हामीले शान्ति प्राप्त गर्नको लागि आध्यात्मिकताको शक्ति हो। अन्त्यमा समय परिस्थिति आउँदाखेरि हे आमा, हे बुवा, हे शाहरुख खान, हे सलमान खान मुखबाट निस्किँदैन। यो ढोकाबाट साँप या बाघ भालु छिरेपछि के निस्किन्छ होला? नास्तिकको मुखबाट पनि हे भगवान भनेर निस्किनेवाला छन्। त्यसर्थ त्यतिखेर भगवानलाई सायद फुर्सद नहुन सक्ला, अहिले फुर्सदको समयमा जीवनको 1 घण्टा यो आश्रममा प्रदान गर्नु होला। सेतो लाउनु पर्दैन, ब्याच लाउनु पर्दैन, जुन देवी देवता मान्नुहुन्छ, जे खानुहुन्छ सबै कुरा गर्दा गर्दै यहाँहरू त्यसरी बढ्नुभयो भने सायद मलाई लाग्छ यु विल बी द ह्याप्पिएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी एउटा सानो प्रतिज्ञा गर्नेछ। मैले एकदमै सर्टमा सुनाएँ, मलाई जति समय दिनुभएको थियो मैले समयमा एन्ड गरेँ। विशेष ब्रह्मा कुमारीद्वारा यो जुन समाज सेवा विभागको अभियान छ, यो अभियानमा हामीले के प्रतिज्ञाहरू बनाएका छौँ। नयाँ साल पनि आउँदैछ। आज डिसेम्बर 4 तारिक, डिसेम्बर 31मा हामी पार्टी गर्छौँ र एउटा नयाँ रिजोल्युसन बनाउँछौँ होइन। भोलिदेखि म छिटो उठ्छु, भोलिदेखि म कम्ती रक्सी पिउँछु या त कम्ती सिगरेट खान्छु, भोलिदेखि म रिस गर्दिनँ, क्रोध गर्दिनँ भन्ने खालको रिजोल्युसन बनाउँछौँ। मलाई लाग्छ डिसेम्बर 31 नपर्ने होला। आज सम्मानित मञ्च र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण मान्यजनहरूलाई यो प्रतिज्ञा पत्र म वाचन गर्दै जान्छु। प्लिज यहाँहरू एकछिन उभिदिनु हुनेछ, 2 मिनट मात्रै लाग्छ। त्यसपछि हामी सम्मान समारोहको कार्यलाई अगाडि बढाउनेछौँ। ब्रह्मा कुमारी राज्य सेवा केन्द्र समाज सेवा विभागद्वारा यो प्रतिज्ञा पत्र रहेको छ। हामी सबैजना आफ्नो दायाँ हातलाई अगाडि राख्छौँ। यसमा त्यस्तो कुनै डरलाग्दो चिज छैन है, धर्म परिवर्तनको विषय होइन। 7वटा सुन्दर पोइन्टहरू छ, हामी सबैजनाले सक्छौँ। म भन्दै जान्छु, मेरो अगाडि मेरो पछाडि हजुरहरूले रिपिट गर्दै जानुहुनेछ। नम्बर 1 मा छ, म श्रेष्ठ समाजको नवनिर्माणको लागि सर्वप्रथम स्वपरिवर्तन गर्नेछु। म तन मन धनले सदा माता पिता र अन्यको सेवा गर्नेछु। म समाजमा सुख शान्ति प्रेम र समृद्धिको स्थापनामा सदा तत्पर रहनेछु। म कुनै पनि प्रकारको व्यसन गर्ने छुइन र अन्यलाई पनि व्यसनबाट मुक्त हुने प्रेरणा दिनेछु। म प्रकृति र पर्यावरण संरक्षण हेतु श्रेष्ठ योगदान दिनेछु। म वसुदैव कुटुम्बकमको भावनालाई आत्मसात गर्दै मानवताको सेवामा सदा तत्पर रहनेछु। म मनको शान्ति तथा विश्व शान्तिको लागि राजयोग मेडिटेसनको नियमित अभ्यास गर्नेछु र अरूलाई गराउनेछु। धेरै धेरै धन्यवाद छ, यहाँहरू बसिदिनु हुनेछ। हामी प्रोग्रामको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। त्यसर्थ समयमा नै राजयोग मेडिटेसनको अभ्यास गर्नुहोस् र जीवनलाई सदा सुख शान्ति र समृद्धिमा लानुहोला।
That's okay. It's okay. Don't look at a problem. पता है क्या है? It's okay. उनको लाल और हरे के अलावा नहीं पता है. I mean, that's okay. You need to be considerate. I mean, you have to be considerate on yourself actually. You need not be on the other person. पता है प्रॉब्लम क्या है? हम मान लीजिए 150-200 लोग बैठे हैं, एक व्यक्ति का मोबाइल बज रहा है, बाकी 199 लोगों को भी बज रहा है. हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मोबाइल को शांत करे और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम अपने को शांत करो. I mean, both of us are wrong actually. None of us is contribute. हम दोनों अच्छी कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे. उनका सिर्फ मोबाइल का घंटी बज रहा है, हमारा घंटा बज रहा है. माफी चाहता हूँ, ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि मोबाइल is a non-animate thing. उसमें जान नहीं, उसमें वाइब्रेशन नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत वाइब्रेशंस है. वो इस पावन वातावरण को और डिस्टर्ब कर देगा. It's not the sound. और कभी-कभी तो कई लोगों का मोबाइल बजता है और हम डिस्टर्ब हो जाते हैं. जिसका बज रहा है उन्होंने 2 घंटा लगाया उस रिंगटोन को डाउनलोड करने और आप डिस्टर्ब हो. This is height of human society. तो वो डॉक्टर साहब ने मुझसे प्रश्न पूछा. हम गोइंग टू आस्क द सेम क्वेश्चन. उन्होंने कहा गिरीश जी, आई नो एवरीथिंग अबाउट दिस बॉडी. मुझे सब चीज पता है. मैंने कहा ठीक है, सो व्हाट. उन्होंने कहा मैंने बहुत ऑपरेशन किए. मैंने कहा थैंक यू. उन्होंने मुझसे पूछा गिरीश जी, मेरा जो ग्रैंडसन है, दूसरी कक्षा में पढ़ता है, 6 साल की उम्र का छोटा बच्चा, वो भी मोबाइल को साइलेंट करना जानता है. 2 seconds, स्विच ऑन, ड्रॉप डाउन, साइलेंट, म्यूट, वाइब्रेटरी, फ्लाइट, डू नॉट डिस्टर्ब. कितने सारे मोड है भाइयों और बहनों. यहाँ भी बहुत मोड है. गुस्सा मोड, डर मोड, चिंता मोड, दुखी मोड, फ्रस्ट्रेशन मोड, इनसिक्योरिटी मोड. वो डॉक्टर साहब ने मुझसे पूछा, गिरीश प्लीज बताइए यहाँ कौन सा बटन दबाऊं जिससे मेरा मन साइलेंट हो जाए 10 मिनट. वहां तो इतने सारे बटन है और यहाँ कोई बटन नहीं. So have we actually progressed? या फिर we are worse? स्वर्णिम दुनिया का आधार दोनों है. बाहर जो दिख रहा है, इन नेत्रों से हम जो देख सकते हैं. अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं, मानव जीवन का उद्देश्य ही ये रहा है टू मेक लाइफ इजी, टू मेक लाइफ ब्यूटीफुल, टू मेक लाइफ कंफर्टेबल. उदाहरण, ये माइक्रोफोन, इसको मैं बंद कर देता हूं. अगर ये नहीं होता था तो मुझे चिल्ला के बात करना पड़ता. आसान हो गया है. जिस कुर्सी में आप बैठे हैं आसान है, इलेक्ट्रिसिटी आसान है, गर्म कपड़े पहने हैं आसान है, चश्मा पहनना है आसान है. मेडिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, यू नेम एवरीथिंग, एक ही उद्देश्य है. साइकोलॉजी, एक ही उद्देश्य है, मानव जीवन इजी होना चाहिए. क्वेश्चन, आई डोंट वांट अ रिस्पॉन्स. आप अपने आप को बताइएगा, क्या सचमुच आज मानव जीवन आसान है? यहां बाजू वाले के मोबाइल से हम डिस्टर्ब हो. द क्रिएटर इज गेटिंग डिस्टर्ब बाय द क्रिएशन. मोबाइल इसने बनाया, मोबाइल इसी ने बनाया ना. इट्स अ ह्यूमन क्रिएशन. यस और नो? मनुष्य बुद्धि ने मोबाइल बनाया. अभी मोबाइल मनुष्य बुद्धि को डिस्टर्ब कर रहा है. And this is not a swarga, this is not a new world, this is not a golden era. It's not somebody else disturbing me, it's my mind disturbing myself. अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं बाजू वाले को इन्फ्लुएंस करूं, बाजू वाले को कंट्रोल करूं, बाजू वाले को मना करूं. वही तो मैं कह रहा हूं. अगले 10 मिनट के लिए अपने मन को कहिए, अपने मन को इन्फ्लुएंस करिए, अपने मन को डायरेक्ट करिए, अपने मन को कहिए प्यार से, हे मन, फॉर द नेक्स्ट 5 minutes, कितना भी जोर का आवाज आए, you don't get disturbed. When I am expecting you not to get disturbed, then the same should apply to me also. तो मेरे को भी बोलना चाहिए ना, Girish, 5 minutes, be at ease, be at peace.
स्वर्ग वही दुनिया है जहां हम सब ही रहेंगे, लेकिन वहां का ऑर्डर would be on self management, will be self discipline, is not you, it's myself. और निराकार परमपिता परमात्मा, जिसको बहुत प्यार से शिव बाबा कहते हैं, वो फर्स्ट ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय का पहला आधार ही ज्ञान का ये है कि मैं कौन हूं और मुझे अपने आप में परिवर्तन करना। मेरा रॉन्ग आइडेंटिटीज को मैंने मान लिया, मेरे अंदर की शक्ति को मैंने नहीं पहचाना, मैंने अपने पावर को अंडर एस्टिमेट किया है, और छोटी मोटी बातों में हम इतने दुखी हो रहे हैं। आज आपने कहा कि आज शायद ये दुनिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बीमारियां ज्यादा हैं जो आपको दिख रहा है, डाइवर्स केसेस ज्यादा हैं जो दिख रहा है, मेंटल चैलेंजेस ज्यादा है जो दिख रहा है, कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड में, घर घर में, बिटवीन नेशन, बिटवीन स्टेट्स, बिटवीन पीपल बहुत ज्यादा है। छोटी छोटी बातों में ज्यादा है, जो आपको दिख रहा है। जो नहीं दिख रहा है वहां पे चेंजेस करना बहुत जरूरी है, और वो है हमारे विचार, हमारी दृष्टिकोण। और परमात्मा आकर के हमको उस लेवल पर आकर चेंजेस बताता है। और इसीलिए मुझे ब्रह्मा कुमारी संस्था बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि शायद जो बहुत जरूरी है, बट इट इज द मोस्ट निग्लेक्टेड। आज मैं यहाँ के लिए आ रहा था, आप भी यहाँ आ रहे थे, तो मैं तो काफी प्रिपरेशन किया। आई वॉज गोइंग थ्रू व्हाट आई नीड टू स्पीक। मैं यहाँ आने के पहले आई टुक अ शावर। वैसे टॉप फ्लोर खाली है, लेकिन फिर भी नारियल तेल लगाया। क्या करें, फिर पाउडर भी लगाया, क्रीम भी लगाया, परफ्यूम भी लगाया। आई वोर माई बेस्ट ड्रेस बिकॉज आई वांटेड टू बी प्रेजेंटेबल। आप सबने भी शायद लगभग आगे पीछे कुछ ना कुछ किया होगा। आई मीन लिटिल और मोर। क्वेश्चन, गिरीश ने यहाँ आने के पहले मन को कितना प्रिपेयर किया? शारीरिक तौर पे तो बहुत प्रिपरेशन है, मानसिक लेवल में हमारा क्या प्रिपरेशन था? शायद मैं जब यहाँ आ रहा था और पार्किंग स्पेस नहीं मिल रहा था और सामने भी एक गाड़ी आया, तो मैंने सोचा कहाँ पार्क करता है तू? और आया हूँ भाषण करने, और वहां गुस्सा किया। With an agitated mind, believe me, I don't deserve to stand here and speak. वो ब्रह्मा कुमारी इसमें परमात्मा ने हमें बताया, can you be honest to yourself, Girish? Can you be sincere? और सबसे अच्छी समाज सेवा मैं समझता हूँ आज इस संसार में जो सबसे ज्यादा जरूरत है, वो है प्यार, वो है सम्मान। और आप तो बहुत 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 सम्माननीय हैं। आपने सिर्फ अपने परिवार वालों से स्नेह नहीं है, आपने तो समाज के लोगों से भी स्नेह किया। दैट इज व्हाई आपका जो है आपने दूसरों को कंट्रीब्यूट किया। किसी ने ज्ञान दिया, किसी ने ब्लड दिया, किसी ने धन दिया, किसी ने क्या क्या आप लोग सेवा करते हैं। मैं लिस्ट देख रहा था, आई वाज फीलिंग सो हैप्पी। बट आज बहुत ज्यादा जो जरूरत है वो है शांति की, खुशी की, शक्ति की। वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम मेंटली बहुत ज्यादा फ्रजाइल हैं, बहुत वल्नरेबल हैं, बहुत सेंसिटिव हैं, और इसका ज्ञान जो है, इसकी शिक्षा भी नहीं मिलती है कहीं पर। और जो मुझे बहुत ज्यादा जो मुझे तकलीफ देती है वो ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में इसका ज्ञान नहीं है। मैं आपको एक दो उदाहरण देता हूँ, and I like it to share with the audience। और मैं सभी ऑडियंस के साथ ये बात करता हूँ, और मेरा आपसे बहुत बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, यू नो, द नेक्स्ट जनरेशन को हमें थोड़ा सा शक्तिशाली बनाना बहुत जरूरी है। और हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है शायद और ज्यादा कमजोर है, बिकॉज वो इतने मटेरियलिस्टिक है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन मटेरियलिज्म। What is the problem is हम उतने ज्यादा यहाँ इमोशनली और डिसेंसिटिव। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, कैसे ज्ञान कैन हेल्प all of us and how knowledge is going to make this world a better place, a new world. Human life, or in simple, life is uncertain. मानव जीवन अनिश्चितताओं का खेल है। ये सत्य है या झूठ है?
3 ऑप्शन हो सकता है, या तो सत्य है, नहीं है, और तीसरा हाँ तो कुछ बोलिए प्लीज। अच्छा, जिन हमारे वंडरफुल ऑडियंस को लगता है सत्य है, प्लीज हाथ ऊपर उठाइए। Those who think it is truth, fantastic. जिनको लगता है नॉट ट्रुथ, हाथ ऊपर उठाइए। बहुत अच्छा। जिन्होंने अभी तक हाथ नहीं ऊपर उठाया है, वो कौन सा कैटेगरी? सबसे डेंजरस कैटेगरी। Anyway, I leave it. Okay. So most of us believe that it is truth. I can be hopeful कि कल मेरा जीवन अच्छा होना चाहिए, कल आने वाला पूरी दुनिया का जीवन अच्छा होना चाहिए। I can prepare, I can organize, I can plan कर सकते हैं। गारंटी नहीं है, ठीक है ना? क्वेश्चन, मनुष्य चिंता क्यों करता है भविष्य को लेकर, जबकि गारंटी है? You cannot control tomorrow. मनुष्य घबराता क्यों है भविष्य को लेकर? आज हमारे बच्चे एग्जाम के रिजल्ट को लेके क्यों घबराते हैं? हर घर में मम्मी एग्जाम बच्चे का है, टेंशन सबसे ज्यादा किसको है? क्या बात है? तो पता है बच्चा क्या होता है? मम्मी तू ही लिख दे एग्जाम, अगर तुमको इतना ज्यादा टेंशन है मुझे तो नहीं, यू बेटर राइट। लेकिन मम्मी लिख नहीं सकती, लेकिन मम्मी टेंशन जरूर दे सकती है बच्चे को। एंड दिस इज नॉट अ गुड मदर, विद ड्यू रिस्पेक्ट। अब ये अज्ञानता ही आज की दुनिया को कलयुग बनाता है। इट्स एन आयरन एज, जिसको शायद लिखा गया असतो मां सत्य गमया। हमको असत्य से सत्य की ओर लेके जाओ। असत्य ये है कि आप unnecessarily गिरीश इज वरिंग फॉर टुमारो। कर लीजिए बैठ के जितना चिंता करना। अगर चिंता करने से कल का दिन अच्छा हो सकता है तो मैं कर लेता हूँ। आई कैन गेट अ PhD इन चिंता। लेकिन अच्छा होगा नहीं होगा, लेकिन हमको PhD जरूर है। I mean, this is futile, this is अज्ञानता है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें जब मुझे आज से 28 years पहले मेरे को लगता था कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। You know, I finished my post graduation मुंबई में, और आज भी कई लोग मुझे मिलते हैं ना, with due respect, पता है क्या कहते हैं? तुम्हारे मम्मी पापा बचपन में ही मर गए होंगे, तुम बेचारे अनाथ हो गए होंगे, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो गया होगा, इसीलिए ओम शांति। इस संसार में जितने सन्यासी हैं सब बेचारे गुड फॉर नथिंग। उनमें कोई काबिलियत नहीं है, कोई इंटेलिजेंस नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई कर नहीं पाए जिंदगी में, इसीलिए वाइट धारण कर लिया और चले भगवान की। ये भी एक बहुत गलत मान्यता है। लेकिन मैंने देखा है, इन वीडियो में मैंने देखा, ब्रह्मा कुमारी सेंटर में देखा, आप माउंट आबू आइए, हम दीदी आपको निमंत्रण देंगे। मैं जब पहली बार माउंट आबू गया था 1998 में, और जब मैंने वहां का मैनेजमेंट देखा तो मुझे लगा कि जो मैंने पढ़ाई किया ना MBA में 2 साल, इनके सामने फेल है। कोई किसी को ऑर्डर नहीं दे रहा है, कोई किसी को मीटिंग नहीं कर रहा। इट वाज सो स्मूथ, इट वाज सो सिस्टमैटिक। एंड दीस सिस्टर्स, बहनें और माताएं। मैं आपको एक दूसरा सत्य बताता हूं। मुझे लगता था बिफोर आई जॉइन ब्रह्मा कुमारीज, मुझे लगता था मुझे अपने जीवन पर संपूर्ण नियंत्रण है। I thought I have complete control of my life. Only realized that man can only control 3 things. मनुष्य सिर्फ 3 चीजों पर ही संपूर्ण नियंत्रण कर सकता है। Number 1 is my thoughts. अलार्म के लिए अच्छा है, but that's okay, relax. If you can smile at someone's ringtone, आप पास हो गए। If you can find meaning to your presence here, that's okay. Because I can only, हाँ वो 3 चीजें मैं बता देता हूँ। First, मेरा मन। दूसरा, इस मन के द्वारा जो मैं attitude create करता हूँ, इसको हम दृष्टिकोण कहते हैं। The images that these thoughts create. Number 2. And number 3, the actions derived out of these 2. अर्थात मनसम, जो मैं सोच रहा हूं, मेरा दृष्टिकोण, और उससे होने वाले मेरे कर्म।
ये 3 चीजों पर ही हम नियंत्रण, संपूर्ण नियंत्रण कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा हूं अपनी पत्नी को, हो गया कल्याण। आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल माई चिल्ड्रन, आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल माई सराउंडिंग्स। और जो चीज पर, और ये सत्य है, जिस चीज पर मेरा संपूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इस पर ही मेरा नियंत्रण नहीं है। एंड बचपन से लेकर मैंने पीजी कर लिया, किस मेरी मम्मी ने मुझे नहीं बोला बच्चे बैठ 5 मिनट्स चेक एंड चेंज योर थॉट्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। नो, उन्होंने पता क्या कहा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, नथिंग रॉन्ग, बट एक चीज जो मिसिंग है ना, इस पर भी तो 5 मिनट्स। क्या मेरा अपने हाथ पर संपूर्ण नियंत्रण है? सेकेंड क्वेश्चन, क्या आपका हाथ आपका सदा सुनता है? नहीं। वहां पर पानी का बोतल रखा है, मुझे प्यास लगेगा, लग रहा है, और मैं हाथ बढ़ाता हूं, तो क्या मेरा हाथ बोलेगा जाओ आज स्ट्राइक पर है, नहीं काम करूंगा, तेरे को जो करना है कर ले? विल योर हैंड नॉट लिसन टू यू? यस और नो? या 100%। एक ही कंडीशन में नहीं सुनेगा, मेरे को स्ट्रोक होगा, पैरालिसिस, my hand will not listen. You will have to help me get one, and you will get an award for social service because I cannot, and you are helping me because I'm disabled. मेरा पाँव मेरा सदा सुनता है, मुझे आपके पास आना है, आपको नमस्ते करना है, आपके पाँव छूना, आपसे आशीर्वाद लेना है, तो I'll walk down। ऐसे तो नहीं होगा ना, गिरीश का पाँव बोलेगा नहीं आज मैं नहीं चलता, तुमको जो करना है कर लो। थर्ड क्वेश्चन, अगर मैं नॉर्मल हूं तो मेरा हाथ मेरा सदा सुनेगा, मेरा पाँव सदा सुनेगा। प्रश्न, क्या मेरा मन मेरा सुनता है? ऑलवेज नहीं। बुरा मत मानिए, पैरालिसिस है। नॉट मेडिकल वाला पैरालिसिस, इमोशनल पैरालिसिस। I know cigarette smoking is injurious to health, लेकिन पीता हूं। Where is the power? इसी को हम कहते हैं आध्यात्मिक पावर। वीरेंद्र भाई कह रहे थे धार्मिक पावर, राज्य पावर, साइंस पावर, और जब वो बात कर रहे थे आपका मोबाइल बज रहा था तो मैं बोल रहा था मोबाइल पावर। But one power, the reality of the spirit is equal to spirituality. आप सबसे, मैं बहुत छोटा हूँ आपसे, ज्ञान में भी, उम्र में भी, एक्सपीरियंस में भी, the way you have contributed, I have not done it। फिर भी एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, हम थोड़ा सा इसका भी कंट्रीब्यूशन करें। Forget about the whole world, मैं जिनसे मिलूं, एटलीस्ट घर वालों के साथ, can I always be very peaceful, very respectful? कभी कभी है ना, मजाक में मैं कहता हूँ, जैसे दीदी मेरा परिचय दे रहे थे ना, इंटरनेशनल स्पीकर, ये अवार्ड, इतने कंट्रीज, ISRO, IIT, लंबा चौड़ा मेरा परिचय देते हैं, इनका भाषण एक बार सुन लो तो लोग खुश हो जाते हैं, इसका YouTube में है। मैं बैठ के सोचता रहता हूँ, काश मेरी पत्नी भी ऐसा सोचती। आप लेकर जाइए अवार्ड, घर वालों को दिखाइए, बेटा बोलेगा हाँ सारी दुनिया के लिए। आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, आप तो बहुत अच्छे समाज से, इमोशनल भी, स्थूल भी। Yeah, so there is an outside world, there is an inner world। सत्युग का पहला स्टेप परमात्मा के इस इंडिविजुअल लेवल पर हर एक के इनर वर्ल्ड में चेंजेस लाता है। There's a lot of love, there's a lot of peace, there's a lot of self-respect, there's a lot of self-compassion। और फिर in everything that I do, even when I'm cooking, even when I'm talking, even when I'm teaching, even when I'm driving, everywhere I leave my fingerprints। ऐसे ही है ना, आप जहां जहां हाथ लगाओगे वहां आपका फिंगरप्रिंट्स टच कर जाएगा, तो वहीं पर मेरे आत्मा का फिंगरप्रिंट ऑफ कंपैशन, लव, ऑफ पीस। दैट्स हाउ स्वर्ग, यही तो है।
जहां हम सब बहुत प्यार से रहेंगे, बहुत शांति से रहेंगे, बहुत आनंद से रहेंगे। फिंगरप्रिंट्स, चलो एक तो करिए, शुरुआत ही कर देते हैं। दोनों हाथ की उंगलियां ऐसे करिए। प्रकाश भैया हमारे इतने वंडरफुल, स्वीट, वाइब्रेंट, लवली, ब्यूटीफुल हमारा ऑडियंस का फोटो दीजिएगा, ठीक है? सबने हाथ ऐसे किया। आई हैव 10 more minutes to speak to you, ठीक है? किया सबने? ये दोनों हाथ की उंगलियों को फोटो के किनारे रखिए। वेरी गुड, कितने अच्छे लग रहे हैं। हमारे कैमरा वाले भैया आप देखिए, ऐसे ऐसे। नेपाली भाषा में क्या बोलने का? हाँ, मतलब वेरी गुड, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है? आपको देखकर ढेरे ढेरे रामरो लागे, ठीक है ना? ऐसे देखकर किया। ओके, इसको ऊपर पुश करिए, दांत दिखना चाहिए। हाँ, चेहरा मुस्कुराइए, वेरी गुड। चेहरा मुस्कुराता हुआ रखकर हाथ नीचे करिए, बहुत अच्छा। आजू बाजू वाले को देखिए, इन्हीं का पैसा था। Please smile. Please shake your hands with the person sitting next to you. आपके बाजू में जो बैठे हैं मुस्कुराते हुए हैंड शेक करिए, 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 प्लीज। देखिए एक दूसरे को, वाह कितने अच्छे हैं। और हाथ मिलाते हुए बोलना, रिंगटोन भी अच्छा लगेगा। This is, you cannot control the other person. What is the contribution you can do? सबने मुस्कुराया, आप बहुत अच्छे हैं, you know? एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, कैन आई रिक्वेस्ट? कल शाम के इवनिंग 7 PM तक, नेक्स्ट 24 आवर्स, कॉन्शियसली, डेलिबरेटली, पर्पसफुली, मीनिंगफुली, जबरदस्ती से ऐसे यहाँ से घर जाना, ऐसे करके घर जाके देखना आपका बच्चा जो है ना, उसका बोर्ड एग्जाम है लेकिन वो टीवी देख रहा है। तो पता आपको क्या करना है? मुस्कुरा के उसको कहना, बेटा टीवी बंद करके पढ़ाई कर ले। पता है जब आप इसको प्यार से मुस्कुरा के कहोगे तो आपका बच्चा आपको ऐसे देखेगा। आपका CT स्कैन, MRI स्कैन, सोनोग्राफी करते हुए, मम्मी लग रहा है आपको कोविड हो गया है। Oh God, she is not getting angry, she is not getting agitated. दूसरी बात कहना प्यार से, बेटा टीवी बंद। वो टीवी तो छोड़ेगा नहीं, तभी तो डांटना पड़ता है ना। आधा घंटे के बाद भी आप उसको कहना, और प्लीज फ्रस्ट्रेट नहीं होना। इसका मतलब ये है, हम जिस चीज को समाज में प्यार और शांति का कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, उसका लिमिट हमारा आधा घंटा ही है। उसके बाद पता है मम्मी का तो पौड़ा चढ़ जाता है, BP चढ़ जाता है। और कुछ मम्मियां मेरे बारे में सोचती हैं, टकलू प्रोफेसर गिरीश तुम्हारा भाषण का तेल लेने के लिए, सुधरते कहाँ है बच्चे, शांति शांति से घर छोड़ना चलता है। और पता है मम्मी क्या करती है? शांति की टिकली यहाँ से निकाल के ड्रेसिंग टेबल पे चिपकाती है, शांति इज आउट। फिर स्नेह की माला, वो भी बाहर, और दिव्य गुण आउट। सहनशीलता और सहन शक्ति की चूड़ी, और श्रृंगार बाहर। एंड दिस वंडरफुल मम्मी becomes Durga, Kali, असुर संहारिणी, and she comes and बच्चे को एक छापड़ लगाती। So please understand, I mean, कितना है मेरा contribution of peace? Forget about the whole world, my own child, or maybe my own family members. वहाँ मेरा limit of peace, love, temperament, patience is so small. इसको बढ़ाने से अगर हम सब में बहुत ज्यादा टॉलरेंस पावर आ जाए, वर्ल्ड विल बिकम अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, जिसको हम सहन शक्ति कहते हैं। पता है लोग क्या कहते हैं, कितना सहन करें? अरे सहन शक्ति है भाई, उस शक्ति होगी तो आपको बुरा तो लगेगा ही नहीं। ठीक है, आधे घंटे के बाद प्लीज बच्चे को नहीं कहना, बेटा टीवी बंद करके पढ़ ले, कल बताऊंगी 7 बजे के बाद। Don't do that, because you know what I realize, सदा खुश रहना is suffocating.
सदा पीसफुल रहना इज सफोकेटिंग। ऐसा लगता है कि सुना दो गाली, अच्छा। With this we cannot make a new world. I have 5 more minutes. I'll share a very beautiful story. I love this story. मुझे बहुत अच्छा लगता है ये स्टोरी। जितने भी ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं मैं शेयर करता हूँ। एक गांव में बहुत सारे घर थे। एक जो पड़ोसी था उसकी एक आदत थी, मैंने वेरी वियर्ड हैबिट, पता नहीं क्या करता था, सुबह सुबह उठ के झाड़ू लगाता था, पूरे कचरा टोकरी में भरता था बास्केट में, और बाजू वाले पड़ोसी के घर के दरवाजे के सामने डालता था। मतलब होता है किसी किसी को कभी कभी अच्छा भी लगता है दूसरे को परेशान करना, पोक करना, इरिटेट करना। छोटे बच्चे होते हैं ना, कुछ नहीं होगा ना तो भी वो अपने भैया पोक करेगा। सो ये पड़ोसी उठ के देखा इतना सारा कचरा, वेरी पीसफुली पूरा साफ कर दिया। सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, तो ये जो अच्छा वाला पड़ोसी था ना, इसके चेहरे का भाव भी चेंज नहीं होता था। मे भी उसका थॉट प्रोसेस ये था कि कल रात को आंधी तूफान आया हो, पेड़ बहुत हिले हो, पत्ती गिरे हैं, तो साफ कर दे। ये व्यक्ति डाले या प्रकृति डाले झाड़ू तो मुझे लगाना, व्हाट्स द बिग डील, क्या फर्क पड़ता है। 6 months एवरी डे ये पड़ोसी कचरा इसके सामने डालते और इसके भाव भी चेंज नहीं होता था। वेरी ब्यूटीफुली और पीसफुली वो झाड़ू लगाते। 6 months goes by, मौसम चेंज होता है, ग्रीष्म काल, गर्मी का सीजन आता है, और इस पड़ोसी के घर के सामने बहुत बड़ा आम का वृक्ष, उसमें बहुत अच्छे आम आते हैं। एक दिन ये सब मीठे मीठे आम को तोड़ के इस पड़ोसी के सुबह उठ के झाड़ू लगा के कचरे डालने के पहले आम से भरा हुआ 1 full basket इस पड़ोसी के दरवाजे के सामने रख देता है। ये पड़ोसी जैसी दरवाजा खोल के देखता है वो 1 full basket ऑफ मीठे आम, और सरप्राइज होता है। फिर आम को देखता है, वो पेड़ को देखता है, वहां आम नहीं है। इसको पता चल जाता है इस पड़ोसी ने डाला, उसको बहुत बुरा लगता है, मैंने क्या किया और देखो वो क्या कर रहा है, कितना अच्छा व्यक्ति है। हमें उसको बहुत आत्मग्लानि होता है, गिल्ट होता है। वो तुरंत उस पड़ोसी के पास जाता है, सुबह सुबह दरवाजा खटखटाता और कहता है, भाई साहब किन शब्दों में मैं आपसे माफी मांगू, आपको पता है वो कचरा मैंने डाला था, ऐसे मेरे को पता ही नहीं चला था, जस्टिफाइंग, बीइंग ऑनेस्ट, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके पाँव छू लूं, आपसे किन शब्दों में माफी मांगू, आई डोंट नो। आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत महान हैं, आप बहुत ग्रेट हैं, आपका बुद्धि बहुत विशाल है, योर बिग हार्ट। मैंने कचरा डाला था और आपने कभी भी कुछ भी नहीं कहा, इन रिटर्न में यू आर गिविंग 1 full basket ऑफ मैंगोस। वो पड़ोसी कहता है, मैं है ना भाई साहब बहुत साधारण व्यक्ति हूँ। तो ये पड़ोसी कहता है, साधारण? अगर साधारण होंगे तो फिर ईंट का जवाब आपको कैसे पता चला? ठीक है, तो सब ईंट का जवाब पत्थर से। अरे आप तो डबल टोकरी कचरा डालना चाहिए था। नॉर्मल व्यक्ति तो ऐसा करता है, अच्छा व्यक्ति तो कुछ अच्छा करेगा। तो ये पड़ोसी कहता नहीं नहीं, मैं बहुत साधारण व्यक्ति हूँ। तो बोला अगर साधारण है तो फिर आपने आम कैसे दिए? तो ये पड़ोसी बहुत अच्छी बात करता है, वही ईश्वर परमात्मा हमें भी कहते हैं। वो पड़ोसी कहता है, जिसके पास जो होगा वही देगा ना। आपके पास क्या है किसी के मोबाइल फोन रिंग होने से? Is it frustration? Is it irritation? And that's what you are giving to your heart, your BP, your liver, your kidney. सबसे पहले तो हम खुद को खराब कर दें। देवी देवता माना देने वाले, उनके चेहरे को देखिए कितना डिवाइन है, कितना ब्यूटीफुल है। प्लीज कल शाम के 7 बजे तक एक स्माइलिंग डैडी, स्माइलिंग ग्रैंडपा, a smiling husband, a smiling wife, a smiling daughter-in-law. मतलब हाथ से ऐसे नहीं करना है, खुश रहना है। And it is a great contribution. भगवान कहते हैं बच्चे सदा मुस्कुराते रहिए आप सबसे। और ये आता है जब ईश्वर की शक्तियां देते हैं। मोबाइल को चार्ज करते हैं ना, तो आत्मा को चार्ज करने के लिए परमात्मा बहुत जरूरी है। तो हमारे आपसे बहुत नम्र निवेदन होगा, हमारे यहाँ पर एक 7 days कोर्स होता है जिसमें हम मेडिटेशन सिखाते हैं, जिसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं। मेडिटेशन सिर्फ बैठ के करना नहीं है, मेडिटेशन में मन से बहुत इधर उधर भटकेगा। उस मन को कैसे चैनलाइज करना, मन क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्यों आवश्यक है। मैंने कभी परमात्मा से नहीं कहा मेरे सिर के बाल आ जाए,
तो परमात्मा को एक डिफरेंट डायमेंशन में भगवान खुद आकर कहता है बच्चे मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता, बिकॉज गॉड इज अ सोर्स ऑफ लव, गॉड इज अ सोर्स ऑफ पीस, गॉड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड पावर। जब हम वो लेते हैं तो फिर मेरे अंदर शक्ति आती है, नहीं मतलब नहीं, मतलब नहीं, मर जाऊंगा सिगरेट हाथ नहीं लगाऊंगा और सदा मुस्कुराऊंगा, मतलब in every circumstances I will be happy and I will share this gift of happiness to everyone। वो परमात्मा से कनेक्ट होकर वो जब शक्ति आता है तो then I influence मीठे मीठे आम छोटा छोटा लेवल पर माइक्रो लेवल चेंजेस। ठीक है, एक मैं आपसे प्रॉमिस ले सकता हूँ, लूं पक्का, हम अपने घरों में गुस्सा नहीं करेंगे घर वालों के साथ। आपको गुस्सा करना है, हस्बैंड को एक चिट्ठी लिख के दीजिए, टुमारो मॉर्निंग 7 AM घर के बाहर आंगन में अपॉइंटमेंट दीजिए और गुस्सा करूंगी, मिलना तो बाहर। वो तो वो भी नहीं करना चाहिए, बट डोंट क्रिएट नेगेटिव एनर्जी। घर में हम सेंट लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, इसका वो तो इसके लिए, लेकिन ये वाला एनर्जी, क्या हम अपने घरों को स्वर्ग बना सकते हैं? क्या हमारे किचन को स्वर्ग बना सकते हैं? इट्स अ नो एंगर जोन, यहाँ कोई गुस्सा नहीं करेगा। यू हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, विल डिस्कस इट सम टाइम। अभी प्यार से खाना खाते, अभी प्यार से बातें करते, अभी प्यार से घर के कार्य करते, एंगर पोस्टपोन कर दीजिए। एंड इतना आसान नहीं है जैसे मैं कह रहा हूँ, बट वंस यू कम हियर मेडिटेट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं यही आशा करता हूँ कि आप बहुत 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 स्वस्थ रहें, आपकी आयु बहुत लंबी और बहुत हेल्दी हो, आपके जीवन में बहुत अनलिमिटेड खुशियां हो, और आप ऐसे ही बहुत स्थूल और सूक्ष्म कंट्रीब्यूशन करते रहें, और आपके जीवन में बहुत ज्यादा समृद्धि हो, आप बहुत प्रॉस्परस बने। इन शुभ आशाओं के साथ थैंक यू। ओम शांति, गॉड ब्लेस। बहनें काम करती हैं, जिसमें बहनें लीडर्स हैं पूरे वर्ल्ड में। थोड़े थोड़े लेवल पे तो सभी काम करते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़े लेवल पे जहां नारी का उत्थान हो रहा है, जहां पूरी संस्था को नारी लीड कर रही है। ये संस्था पूरे विश्व में 140 देशों में ब्रह्मा कुमारीज की ब्रांचेस हैं, जो अलग अलग वर्गों में जाकर अपनी सेवाएं दे रही है। यही उसी की ही एक शाखा आपके ये धरान तालुका में है, जहां आप सभी बैठे हैं। हम सभी बहनें आपका यहाँ पर हार्दिक स्वागत करते हैं। और संस्था का परिचय, ये संस्था 87 ईयर्स से पूरे विश्व की सेवा कर रही है मानव उत्थान के लिए। आज मानव का जीवन दानव जैसे बन गया है। जरूरत है ऐसे समय पर ऐसी एक संस्था की जहां वो उनको एक उत्थान की ओर ले जाए, चरित्र निर्माण की ओर ले जाए। हमारी अंकिता बहन कह रही थी कि रोटी कपड़ा मकान सभी देते हैं, लेकिन चरित्र का निर्माण प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कर रहे हैं। एक छोटे लेवल से लेकर उच्च कोटि तक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्था की बहन भाई सेवा कर रहे हैं। गरीब से लेकर अमीर तक, स्कूल से लेकर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन तक, बड़ी बड़ी कंपनीज, फैक्ट्रियों तक, बैंक्स तक बहनें पहुंच रही हैं। और हमारे देश में ही नहीं, विदेशों में भी जाकर बहनें ये कार्य कर रही हैं। और इस संस्था को अनेक प्रकार के अवार्ड भी प्राप्त हुए हैं, जो हम इस समय पूरा व्याख्यान नहीं कर सकते क्योंकि समय की लिमिट है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी की पूर्व संस्थापक, पूर्व संचालिका दादी जानकी जी 104 साल के, जब उनकी यात्रा की काउंटिंग की गई कि एक साल में वो कितनी किलोमीटर यात्रा करती हैं,
तो पाया गया कि वो हजारों किलोमीटर यात्रा 104 वर्ष में रहकर भी कर रही थी। दादी जानकी पूरे विश्व में एक पहली औरत थी, पहली महिला थी जो मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, उनको अवार्ड दिया गया था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लंदन में उनका साइंस ने रिसर्च की थी उनके ऊपर, और वो मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड थी। ऐसे से बहुत सारी अचीवमेंट्स प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज को मिली हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज में 19 विंग्स बने हुए हैं। उन विंग्स का मोटिव है कि हम हर वर्ग तक पहुंचे, एजुकेशन, वुमेन, सोशल, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर, एडमिनिस्ट्रेटर्स, ऐसे 19 विंग्स काम कर रहे हैं ताकि हम हर वर्ग के लोगों तक पहुंचे, हर वर्ग के भाई बहनों को जाकर के हम मॉरल एजुकेशन, मॉरल वैल्यूज के ऊपर बताएं। और इसी संदर्भ में ये सोशल सर्विस विंग हमारा ये अभियान निकाल रहा है आपके नेपाल में कि हम जन जन तक जाकर उनको ये बताएं कि आज इंसान को वैल्यूज की जरूरत है, आज इंसान को शांति की जरूरत है। शांति का लेवल कम हो चुका है, दर दर जाकर के भटक रहे हैं। तो ब्रह्मा कुमारी संस्था जाकर ये सब काम कर रही है। ये काम निःशुल्क है। निःशुल्क हम बहनें अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं जन जन तक जाकर, और आगे भी ये संस्था ऐसी ही सेवाएं निःशुल्क करती रहेंगी। और हम सबका लक्ष्य है कि हम पूरे विश्व, भारत ही नहीं लेकिन पूरे विश्व को स्वर्णिम भारत, स्वर्णिम विश्व बना दे। तो आइए हम सब बहनें आप सबका भी आह्वान करते हैं कि हम सब मिलकर, आप सब मिलकर हम बहनों के साथ इस पूरे विश्व को, जो हमारा पूरा विश्व एक स्वर्ग कहलाता था, जहाँ पशु पक्षी तो क्या, मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी एक साथ रहते थे, जिसका गायन था, शेर और गाय भी एक घाट पर पानी पीते थे। यही हम सबका लक्ष्य है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का यही लक्ष्य है। इसी लक्ष्य को लेकर के हम सभी जन जन तक पहुंच रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में फिर से आप सबका आह्वान करती हूँ कि आइए हम सब मिलकर इस पूरे विश्व को एक स्वर्णिम विश्व बना दें। धन्यवाद। ओम शांति। इस सृष्टिमा आएर हामी आत्माको पिता हुनुहुन्छ। उहाँले हामी आँखादेखि देख्न सकिँदैन, तर उहाँको शक्ति, उहाँको एनर्जी हामी महसुस गर्न सक्छौँ। जसरी हावा चल्छ, हावाको जुन झोका हुन्छ त्यसबाट हामी शीतल हावा आएर त्यसको अनुभूति गर्छौँ। त्यसै परमात्माको शक्ति, परमात्मा प्रेमको सागर, परमात्मा शान्तिको सागर, परमात्मा पवित्रताको सागर, परमात्मा सर्वशक्ति, उहाँको शक्ति अनुभूति गर्न सकिन्छ। र उहाँ यस सृष्टिलाई फेरिदेखि स्वर्ग बनाउन कार्य चलिरहेको छ। त्यसमा पनि हजुरहरू पनि यस कार्यक्रममा हजुर पनि समाजसेवी र परमात्माको अन्नदाता हुनुहुन्छ। समाजमा रहेको दुख दुनियाँलाई सुख दिने काम गरिरहेको हजुर पनि परमात्माको एउटा सहयोगी हुनुहुन्छ। हजुरहरू मान्नुहुन्छ आफूलाई परमात्माको सहयोगी मान्नुहुन्छ भने परमात्माको आदेश, परमात्माको त्यसमा पनि एउटा कडी हामी जोड्दियौँ भने अवश्य नै यो संसार फेरिदेखि स्वर्ग बन्न जान्छ। हजुरहरू समाजमा धेरै नै महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाइरहनु भएको छ र साथमा अगर हामी त्यसमा आफ्नो जीवनमा स्वयंलाई पनि परमात्माको जुन आदेश छ मूल्यनिष्ठ समाज बनाउनको लागि, अर्थात् यसको थिम नै छ आओ हम मिलेर स्वर्णिम समाज बनाऊँ, अर्थात् आध्यात्मिक मूल्य आधारित सेवाद्वारा समृद्ध समाजको स्थापना गर्नको लागि हामीले के कदम उठाउनुपर्छ भने त्यसमा हजुरले विचार गर्ने, हामीलाई पनि विचार गर्ने एउटा विषय रहेको छ।
भने यस सृष्टिलाई परिवर्तन गर्नको लागि जसरी हजुरले आज पूर्ववक्ता सुमन भाइले भन्नुभयो प्रजापिता ब्रह्माको ईश्वरी विश्वविद्यालय एउटा नैतिक उत्थानको लागि मानवमा दिव्य मूल्य धारण गर्नको लागि कार्य गरिरहेको छ। बोलने वाली हाथों द्वारा कर्म करने वाली मैं चैतन्य शक्ति हूँ। मुझ आत्मा के परम पिता परमात्मा वे रूप में ज्योतिर्बिंदु है। एक सुंदर विचार यो समाजलाई, यो देशलाई, यो राष्ट्रलाई स्वर्णिम बनाउने विचार आउन सकोस् सबैको जीवनमा। ज्योति स्वरूप मस्तक के बीच विराजमान हूँ।